हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स के बारे में कि हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं। आपने मीटर स्केल देखा होगा। मीटर स्केल से आप 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जो आपके जो एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है उस पर जो छोटे छोटे जो लाइन्स होती हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, आप वहाँ से लेकर के और कपड़े की दुकान में जो एक मीटर स्केल होता है जिसे वो कपड़ा नाप करके देता है वो होता है 1 मीटर, और 100 मीटर का मतलब होता है फीता, क्योंकि ऐसे गोल गोल एक डब्बे में आता है, उससे आप नाप सकते हो। तो आप एक मीटर स्केल से 1 मिलीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर को हम काम में लेते हैं 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 10⁻3 मिलीमीटर, यानी कि एक जो मिलीमीटर हो गया वो हो गया 10⁻3 मीटर के इक्वल। तो एक जो मिलीमीटर जो आपके स्केल के ऊपर जो लेंथ होती है छोटी वाली, उसका भी 10th पार्ट, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। और स्फेरोमीटर और स्क्रू गेज के द्वारा हम 10⁻⁻5 मीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है उसके भी 1000 हिस्से करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। किसके द्वारा? स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के द्वारा। और इसके भी आगे लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो हम करते ही हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। इस चीज़ को इससे कंपैरिजन कर दिया। आप दुकान पर गए सामान लेने के लिए और आपने वहाँ पर बोला कि मेरे को 2 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार ने आपको 2 किलो चीनी तोल दी, लेकिन आप चीनी को देख के नहीं बता सकते कि 2 किलो है या 1 किलो 900 ग्राम है या 2 किलो 100 ग्राम है, कितनी है। आप किसको देख के बताओगे? जो साइड में जो बाट रखा हुआ है उसको देख के बताओगे कि ये 2 किलो है चीनी, क्योंकि आपने उसको उसके साथ क्या किया? कंपेयर किया। तो इसी तरीके से हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। हम कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर स्केल से उसको कैलकुलेट करके दे देता है, यानी फिर हम मीटर स्केल से उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ इतना मीटर है। कपड़े को देख के थोड़ी ना बता पाते हैं कि ये इतने मीटर का है। ये चीनी को देख के थोड़ी ना बता पाते हैं 7 किलो है, 10 किलो है, 2 किलो है, कितने किलो है। नहीं, वो हम उसका जो साइड में जो बाट रखा होता है उसको देख के चीनी के बारे में बता पाते हैं, उस मीटर स्केल को देख करके हम उस कपड़े की लेंथ बता पाते हैं। तो हम क्या करते हैं? कंपेरिजन। तो ऐसे हमारे पास ये तो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं कंपेरिजन के। तो अब हम पढ़ते हैं लेंथ मेजरमेंट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लेंथ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में। लार्ज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 2 स्टार्स के बीच में, अर्थ से मून के बीच में, 2 प्लेनेट के बीच में, इनकी जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ पे मीटर स्केल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे जो मेथड काम में लेते हैं जो इन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके, उस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। जैसे कि मैंने एक पेंसिल ली अपने सामने और मैं इस पेंसिल को लेकर के अपनी एक आंख बंद करके इसको दीवार के ऊपर देखता हूँ, तो इसकी पोजीशन मुझे वहाँ पे नज़र आती है। अब जैसे मैंने इस आंख को खोल लेता हूँ और इसको बंद करता हूँ, इसकी पोजीशन थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है पहली वाली पोजीशन से। तो इस पेंसिल की जब पोजीशन पहले वाली जगह से दूसरी जगह पे आ गई दीवार के ऊपर, पहले हमें किसी और पॉइंट के ऊपर दिखाई दे रही थी, बाद में ये हमें किसी दूसरे पॉइंट पे दिखाई देने लगी। इस आंख से देखा तो ये मेरे को ए पॉइंट पे दिखाई दे रही है, और इस आंख से देखा तो मेरे को बी पॉइंट पे दिखाई दी। ये जो पेंसिल की पोजीशन वॉल के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। और यहाँ पे जिन 2 पॉइंटों से हमने ऑब्जर्वेशन की थी, वो 2 पॉइंट कौन से थे? आंखें मेरी। एक बार इस आंख से ऑब्जर्वेशन की, एक बार इस आंख से ऑब्जर्वेशन की, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बेसिस। अब जैसे कि हमें किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है अर्थ से, तो हम सेम टाइम के ऊपर अर्थ के 2 अलग अलग हिस्सों से उस पॉइंट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस पॉइंट को। तो जैसे कि जो प्लेनेट है वो मान लो कि एक एस पॉइंट के ऊपर है, और हमने उसको अर्थ के ऊपर 2 अलग अलग हिस्से ए और बी, वहाँ से सेम टाइम पे हमने उसको ऑब्जर्व किया। अब वहाँ से जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जो बेसिस है आंखों के बीच में जो डिस्टेंस थी, वैसे ए और बी के बीच में जहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था, ए और बी से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? बेसिस डिस्टेंस है। और जो पेंसिल थी उसकी जो एंगल जो बन रहा था वहाँ पे, तो वहाँ से जो एंगल बनेगा ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग, वो एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे एस पे कितना एंगल बना। ठीक है, तो मान लो कि वहाँ पे एंगल बना थीटा, और थीटा किस में मेजर होता है? रेडियन में। रेडियन क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होगी? मान लो उस प्लेनेट को हम सेंटर मान ले सर्किल का, और वहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस कितनी है? जितनी की ए और एस की है, जितनी की बी और एस की है, इतनी रेडियस वाला एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ए और बी क्या बन जाती है? उसकी एक आर्क बन जाती है। तो यानी कि थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू आर्क। आर्क मीन्स ए बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो, तो वो डिस्टेंस अपॉन में रेडियस। रेडियस यानी कि ए एस या फिर बी एस।
जो कि प्लेनेट से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो आ गई। अब इसमें मेजर क्या क्या कर सकते हैं हम, एंगल और डिस्टेंस ए और बी के बीच की आर्क वाली। तो इससे क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, प्लेनेट से लेकर के अर्थ के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पैरेलैक्स मेथड है जो कि हमें दो स्टार्स या फिर सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच की यहाँ की जो डिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, जिसको मीटर स्केल से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको हम पैरेलैक्स मेथड से इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये तो हुई लार्ज डिस्टेंस के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं छोटे डिस्टेंसेज के बारे में, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल जो होता है, एटम जो होता है, उसके अंदर के डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, भाई वो भी हम है ना पैरेलैक्स मेथड से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते और जो हमारा मीटर स्केल है उनसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उनको भी क्या करेंगे, कंपैरिजन, बिकॉज फिजिक्स में तो हम कंपैरिजन ही करते हैं। तो उनको कंपेयर कैसे करते हैं, वो कुछ अलग मेथड्स होते हैं। कहावत है ना, सीधे अंगुली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब सीधे सीधे मेजर नहीं कर सकते तो अलग मेथड्स काम में लिए जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्रू गेज या उसके सिमिलर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको तो हम काम में ले नहीं सकते। इवन एक माइक्रोस्कोप की भी लिमिटेशंस होती हैं। हमारी आंखें 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक की वेवलेंथ वाली लाइट को ही देख सकती हैं। सबकी स्टडी हम 12th क्लास में करेंगे। तो भाई जब हमारी आंखें 4000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 0.000000001 मीटर। इतनी छोटी सी डिस्टेंस, इतनी जो डिस्टेंस होती है उस वेवलेंथ तक को ही देख सकती है, उससे छोटी वेवलेंथ को नहीं देख सकती। तो हम किसी पार्टिकल की साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो उससे भी छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर विजिबल लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम को काम में लेते हैं, वो भी एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा जो होती है, वो 1 एंगस्ट्रम से भी छोटी होती है। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.6 एंगस्ट्रम के बनाए जा चुके हैं, जिससे मॉलिक्यूल की साइज कैलकुलेट की जा सकती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक ऑयलिक एसिड जो कि एक सोफी लिक्विड है वो लेते हैं, क्योंकि उसकी साइज 1 एंगस्ट्रम से ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट इन 10⁻⁻9 मीटर। -9 मीटर 10⁻⁻10 मीटर से बड़ा होता है, -9 मीटर जिसकी पावर हो। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ट्रिक है, ट्रिक की मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप है ना अपना माइंड काम में लेना साथ के साथ में। पहले हम वाटर सरफेस के ऊपर मोनोमोलिकुलर लेयर बनाते हैं ऑयलिक एसिड की। मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब होता है जैसे कि हमने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो यहाँ नीचे उसके बॉटम के पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उन पर तीसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर और मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे करते 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 वो मॉलिक्यूल्स, वाटर यहाँ तक भरा हुआ है गिलास के अंदर मान लो, है ना, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल, उसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता, बस वो एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो वो हो गया मोनोमोलिकुलर लेयर। और वो बनाएंगे हम किसके ऊपर, ऑयलिक एसिड के बनाएंगे वाटर सरफेस के ऊपर। उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स करते हैं। फिर उस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अल्कोहल। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। अब हम लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर सरफेस पे स्प्रिंकल करेंगे और फिर उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप इस वाटर सरफेस के ऊपर हम डालेंगे, तो बहुत ही तेजी से एक पतली सी झिल्ली एक बिल्कुल थिन फिल्म में स्प्रेड हो जाएगी और हम फटाफट उसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, सिंपल। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लो उसकी n ड्रॉप डालते हैं और सभी ड्रॉप्स का वॉल्यूम मान लो v है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया n × v, तो टोटल n ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया nv सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उसके अंदर ऑयलिक एसिड का अमाउंट कितना हो गया, उसका अमाउंट हो, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी उस सॉल्यूशन के अंदर 1/20 × 20 और वॉल्यूम कितना है nv। तो ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो गया उस वॉल्यूम में, तो हो गया nv × 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये उन n ड्रॉप्स के अंदर कितना ऑयलिक एसिड गया है, बाकी उसमें अल्कोहल जो है, लेकिन उसमें ऑयलिक एसिड कितना है, वो इतना है nv × 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर सरफेस पे बहुत तेजी से फैलता है और एक बहुत ही पतली सी लेयर बनाता है जिसकी थिकनेस हम T मानते हैं। ये जो लेयर है ये वाटर सरफेस के ऊपर
ए सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है, यानी कि वो कितने में स्प्रेड हो गई, ए सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर वर्क सरफेस पे स्प्रेड हो गई, तो उसका एरिया कितना हो गया, ए सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू थिकनेस, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और तो जो ड्रॉप थी इसने कितना एरिया लिया, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पे, वाटर सरफेस पे। तो फिर थिकनेस ऑफ द फिल्म कितनी हो गई, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द फिल्म इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फिल्म इंटू थिकनेस। तो फिर थिकनेस हमारे पास आ गई वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म, तो फिर थिकनेस टी आ गई हमारे पास, एनवी अपॉन 20 इंटू 20 ए, ये है थिकनेस ऑफ द फिल्म। और हमें कैलकुलेट क्या करनी थी, हमें कैलकुलेट करनी थी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ओलिक एसिड का साइज कितना होता है उसके मॉलिक्यूल का, वो कैलकुलेट हो गया या थिकनेस कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे काम आती है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लिया ना, कंपैरिजन। तो एक लेयर की थिकनेस के बारे में बात करें ना, कितनी मोटी है वो थिकनेस उसकी, है ना वो। तो थिकनेस का मतलब तो ये हमने पहले बोला मोनोमोलिकुलर लेयर है, मतलब एक ही एटम है उसका, उस पर दूसरा एटम नहीं है, उस पर तीसरा चौथा ऐसे मतलब बहुत सारे एटम नहीं है, केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल की वो लेयर बनी हुई है। तो उसकी जो थिकनेस होगी, वो उसका जो मॉलिक्यूल होगा उसका जो डायमीटर होगा उतनी ही तो होगी। तो ये हमें मिल गया क्या, ऑयलिक एसिड का डायमीटर, यानी कि ऑयलिक एसिड की साइज। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेट करने का मेथड कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता काम में लेते हैं आजकल। तो ये था कैलकुलेशन किसके लिए, ऑयलिक एसिड के लिए। ऐसे लेंथ की रेंज भी दे रखी है कि हम जो लेंथ जो है उसको 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी से लेकर के 1 लाइट ईयर तक मेजर कर सकते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है एक लाइट एक साल में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 सेकंड में इतना करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1 आवर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, फिर उसको 365 दिन में कितना कैलकुलेट करेगी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने मीटर वो जाएगी, तो वो हो गया 1 लाइट ईयर। और 1 फर्मी मीन्स 10⁻⁻15 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ इनके बीच किसकी रेंज होती है वो आप देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। तो फिर कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे पीछे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि मेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं। थैंक यू।